नमस्कार। आज हम उत्तर संरचनावाद को पढ़ते हैं। संरचनावाद के बाद उत्तर संरचनावाद, इस संबंध में हम ये जानते हैं कि 7वें दशक के अंतिम वर्षों में संरचनावाद का स्थान उत्तर संरचनावाद ने लेना शुरू कर दिया। संरचनावाद के जिन वैज्ञानिकों ने वस्तुपरक अपेक्षाओं को जन्म दिया वो खरी नहीं उतरी और उन अपेक्षाओं पर पूरा उतरने के लिए उत्तर संरचनावाद आगे आया। उत्तर संरचनावाद के विशेषज्ञ वही लोग थे, वही विद्वान थे जो संरचनावाद की कमियों से परिचित थे, कमियों के जानकार थे और संरचनावाद से समझ करके, संरचनावाद को समझ करके ही निकले थे। मूलतः ये संरचनावाद को समझकर उसका प्रत्याख्यान कर रहे थे। संरचनावाद जो था वो साहित्य का विश्लेषणात्मक अध्ययन करके उसकी वस्तुनिष्ठता का बोध करने का दावा करता था। संरचनावाद को एक बार फिर याद कीजिए। हमने पहले वाले वीडियो में संरचनावाद के बारे में ठीक से बताया था। संरचनावाद में जब हम भाषा का अध्ययन करते थे तो हम बताते थे कि उसमें दो तत्व होते थे, पारोल और लोंग। पारोल जो था वो तो विशिष्ट अभिव्यक्ति को कहते थे और जो लोंग था वो संपूर्ण भाषाई तंत्र को माना जाता था। इसमें जो विशिष्ट अभिव्यक्ति थी उसको हम पारोल लोंग के अधीन उसको कर देते थे, यानी पारोल जो था वो लोंग के अधीन होकर कार्य करता था। इसका मतलब था कि कवि या रचनाकार की व्यक्तिगत विशेषताएं यहाँ बहुत महत्व नहीं पाया करती थी, उनको कमतर हैसियत देता था संरचनावाद। इसका अर्थ ये हुआ कि कृतिकार या लेखक या साहित्यकार संरचनावाद में अनदेखा हो जाता था। क्यों हो जाता था? इसका कारण था कि संरचनावाद का लक्ष्य है कलाकार या कृति या कृतिकार, इनका महत्व नहीं था, इनकी आलोचना, इनकी विवेचना करना नहीं था। इनकी संरचनावाद का लक्ष्य था भाषा और भाषा का तंत्र, भाषा की संरचना, इसकी जांच करना, इस भाषा की संरचना की जांच करना, उस भाषा की संरचना की जांच करना जिसके आलोक में कोई कृति रची जाती थी। संरचनावाद में भाषा ही महत्वपूर्ण है। भाषा में लिखे हुए तंत्र का बहुत महत्व है और उसी में कोई साहित्यिक अभिव्यक्ति हुआ करती है। संरचनावाद में लेखक का व्यक्तित्व, रोमानियत, अनुभव, उसकी ऐतिहासिकता, ये कोई महत्व की बात नहीं होती। भाषा वो ऐसी महत्व की चीज होती है जिसके माध्यम से यथार्थ का बोध होता है। संरचनावाद सबसे पहले भाषा को रखते हैं, उसके बाद भाषा ही कृतिकार को झलकाती है, भाषा ही यथार्थ है, भाषा के शब्दों से ही यथार्थ झलकता है। भाषा की संरचना ही यथार्थ को पैदा करती है, अर्थात अर्थ व्यक्ति के अधीन नहीं होता है, अर्थ भाषा के उस तंत्र यानी संरचना के अधीन होता है, उस संरचना के अधीन जिस संरचना के अधीन स्वयं व्यक्ति होता है। ये संरचनावादियों की देन थी। संरचनावादी जो थे वो संरचना को लेकर इतने उत्साहित थे, उनके यहाँ संरचना इतनी महत्वपूर्ण थी कि उनके यहाँ मूल स्रोत सभी
केंद्र, सभी सेंटर्स, सभी व्यक्ति, सभी इतिहास, इनके लिए संरचना ही महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। वो ये कहते थे कि अर्थ दर अर्थ एक ही खेल चलता है और उस खेल में अर्थ जो है वो निकलता है और वो अर्थ जो है वो संरचना के कारण होता है। परंतु उत्तर संरचनावादियों ने कहा कि ऐसा मुश्किल लगता है कि अर्थ एकदम निश्चित रूप से निकल जाए। निश्चित अर्थ निकलना, अर्थ का एकत्व होना, इस पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। सेल्डन नाम के एक विद्वान हुए जिन्होंने इस संरचना पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा कि जो लोंग वहां बताया गया, लोंग यानी भाषाई संपूर्ण तंत्र, और पैरोल, पारोल यानी व्यक्तिगत वाक, इनके पीछे, इन दोनों में जो लोंग है उसके पीछे पारोल जो है वो सक्रिय रहता है। संकेत के दो पक्ष यहां बताए गए, एक संकेतक है और एक संकेतित है। साशुर मानता है, ये सेल्डन समझा रहे हैं, सेल्डन कहते हैं कि साशुर अगर ये कहता है कि संकेत और संकेतित का संबंध अनिवार्य नहीं है, कभी कभी संकेत दो संकेतितों के लिए भी काम करता है, तो इसका मतलब शास्त्र भी ये निश्चित नहीं कर पाता कि संकेत और संकेतित का संबंध हमेशा नियत और निश्चित होता है, क्योंकि शास्त्र ये बात कहते कहते रुक जाता है। शास्त्र संकेत व अर्थ के संबंध को स्वायत्त बताकर फिर उसको स्थिर मान लेता है, इसी से अर्थ की पहचान होती है। इस पर सेल्डन ने यह कहा कि यहाँ पर शास्त्र खुद ही पूरा क्लियर बात नहीं करता, स्पष्ट नहीं होता, यहीं से उत्तर संरचनावादियों के लिए मार्ग खुलता है। उत्तर संरचनावादी कहते हैं कि अर्थोत्पत्ति की प्रक्रिया के लिए अर्थ एक अस्थिर प्रक्रिया है, अर्थोत्पत्ति एक अस्थिर चीज है। अब आगे बढ़ते हैं और उत्तर संरचनावादियों को समझते हैं। ये संरचनावादियों की बात पर प्रश्नांकित करते हुए उत्तर संरचनावादियों की वह कमी ढूंढते हुए कि जहां से हम वो स्पेस तलाशते हैं जहां पर उत्तर संरचनावादियों को जगह मिलती है और उत्तर संरचनावादियों के बीच पड़ती है। उत्तर संरचनावादी कहते हैं कि भाषा के या संकेत के जो दो पार्श्व बताए गए थे, एक संकेत या संकेतक और दूसरा संकेतित, ये जो दो पार्श्व बताए गए थे वास्तव में वो दो पार्श्व वाली इकाइयां नहीं होती भाषा में, वरन दो गति धर्म रखने वाले पार्श्व में क्षणिक मैत्री वाली इकाई होती है। इन दोनों में गतिशीलता होती है और क्षणिक मैत्री होती है, दो स्थिर ये संकेत और संकेतित वाली चीजें नहीं होती जो कि शास्त्रों ने बताई। ये उत्तर आधुनिक या उत्तर संरचनावादियों ने नई बात कही। वो इस बात को समझाते हुए कहते हैं कि जैसे हम किसी शब्दकोश में किसी शब्द का अर्थ ढूंढते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी शब्द का अर्थ दूसरे शब्द से उसका अर्थ बताते हैं। अब वो दूसरा शब्द का अर्थ, उसका अर्थ हम कहाँ से लेंगे? उस शब्द का अर्थ उसी शब्दकोश में किसी अन्य शब्द के अर्थ से बताते हैं और उस अन्य शब्द का अर्थ उसी शब्दकोश में फिर कहीं और से बताते हैं। इस प्रकार हरेक शब्द के अर्थ के लिए हम किसी अन्य शब्द के लिए मुखापेक्षी हैं, यानी अर्थ दर अर्थ एक अंतहीन कर्म जारी रहता है और ये क्रम कहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि शब्द का अर्थ कहीं मिलता नहीं। शब्द और अर्थ का एकत्व तार्किक रूप से सिद्ध नहीं किया जा सकता। शब्द आगे चलकर अर्थ बन जाता है और अर्थ आगे चलकर शब्द।
उत्तर संरचनावादी यही बताते हैं कि शब्द किस प्रकार अर्थ दर अर्थ उत्पन्न करता चलता है, यानी अर्थ कितने अर्थ उत्पन्न करता चलता है, और ये किस प्रकार भाषा और साहित्य में एक संरचना के रूप में, एक क्रियाशील रूप में कार्य करते हैं। ये उत्तर संरचनावादियों की अपनी बात है। इस उत्तर संरचनावादी को बातों को रखने वाले, सिद्धांतों को रखने वाले 5 लोग मुख्य हैं। उनमें 5 लोगों में रोलांड बार्थ और जूलिया क्रिस्टेवा, ये 2 लोग जो है वो साहित्यिक लोग हैं, यानी साहित्य को आधार बनाकर बात कहने वाले। देरिदा और फूको, ये 2 लोग जो है वो दार्शनिक हैं, दर्शन को आधार बनाकर बात कहने वाले। और जोक लाकान, ये जो है वो मनोविश्लेषक है और मनोविश्लेषण को आधार बनाकर अपनी बात को, अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले। इन लोगों ने ये कहा है कि जो संरचनावादियों की अब तक की यात्रा थी, वो यात्रा पाठ पर अधिकार करने की थी, यानी टेक्स्ट, जो पंक्ति या शब्द जो है उस पर संरचनावादी अपना अधिकार करके मनचाहा अर्थ निकालने की उनकी कोशिश है। वो चाहते हैं कि पाठ पर अधिकार किया जाए और पाठ के रेशों को पकड़ में लाया जाए, अर्थ के रेशों को पकड़ में लाया जाए। जबकि उत्तर संरचनावादी कहते हैं कि ये आकांक्षा अप्राप्य है, कभी भी पाठ के अर्थ को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, क्योंकि संकेतक जो है वो अर्थ के ऊपर से खिसक जाता है और अर्थ पकड़ में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आह्लाद और आनंद की स्थिति में अर्थ विघटित हो जाता है। एक तो ये स्थिति है, जब आह्लाद होता है और आनंद होता है तो अर्थ, वह अर्थ नहीं रह जाता जो सामान्य स्थिति में रहता है। एक सांकेतिक जो तंत्र होता है वो भाषा में व्याघात डालता है, भाषा को डिस्टर्ब करता है। एक होता है कि विभेद और स्थगन, जो जब भाषाई तंत्र में आते हैं तो संकेतक और अर्थ के मध्य एक शून्य उपस्थित हो जाता है और इससे भी अर्थ में बाधा उत्पन्न हो जाती है और अर्थ वही अर्थ नहीं निकलता जो हम देने की कोशिश करते हैं। और एक शक्ति का भी प्रभाव पड़ता है। शक्ति भी एक तरह से अर्थ को बदलती है। जैसे जो लोग, शक्तिशाली लोग जो होते हैं, वो अपने विमर्शों द्वारा अपनी बातों को बहुत अधिक अच्छे ढंग से बता सकते हैं, जबकि सामान्य लोगों में वो पावर या वो शक्ति नहीं होती, उनके बातों का असर कम होता है। इसका मतलब शब्द के अर्थों को हम शक्ति के द्वारा भी बदल सकते हैं। ऐसे बहुत सारे कारण उत्तर संरचनावादियों ने बताए हैं। ये उत्तर संरचनावादियों के अर्थ, जब हम उत्तर संरचनावादियों को अलग से पढ़ते हैं तो फिर समझ में आता है। और उनका मोटा मोटा लबो-लुबाव ये है कि अर्थ का एकत्व हम निर्धारित नहीं कर सकते। उत्तर संरचनावादी एक सिरे से ये स्वीकार करते हैं कि वे शब्द केंद्रितता का शिकार नहीं होने वाले। शब्द का अर्थ जो है वो शब्द केंद्रित नहीं है, अर्थ को निश्चित नहीं किया जा सकता। ये है उत्तर संरचनावादियों या उत्तर संरचनावाद। नमस्कार, आज इतना ही।